हे एवरीवन, चैनल पर वापस स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो यहाँ हम मूवीज की कहानी पूरी डिटेल में समझाते हैं। आज मैं एससीआई फिक्शन थ्रिलर मर्सी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो 2026 में रिलीज हुई है। मर्सी एक फिल्म है जो फ्यूचरिस्टिक लॉस एंजेलिस में सेट है, जहाँ एआई जजेस डिफेंडेंट्स को अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए 90 मिनट्स देते हैं, वरना उन्हें एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ता है। यह कहानी एक डिटेक्टिव की है जिस पर अपनी वाइफ के मर्डर का इल्जाम है और उसे अपनी जान बचाने के लिए खुद ही केस सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऑलराइट, अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक फ्यूचर के लॉस एंजेलिस में होती है जहां क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए शहर ने एक नया और अलग जस्टिस सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है मर्सी कैपिटल कोर्ट। इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जजेस होते हैं जो वायलेंट क्राइम्स के आरोपियों का ट्रायल करते हैं। यह प्रोसेस बहुत सख्त और तेज है। एआई जजेस आरोपी को सारे अवेलेबल रिसोर्सेस देते हैं, सर्वेलेंस फुटेज, डाटाबेसेस और इन्वेस्टिगेशन टूल्स। आरोपी को ठीक 90 मिनट मिलते हैं ताकि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सारे सबूत ढूंढ सके। अगर वह अपनी गिल्ट प्रोबेबिलिटी एक तय सीमा से नीचे ले आता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। अगर वह असफल रहता है तो कोर्टरूम में ही एक सोनिक ब्लास्ट से उसे तुरंत मार दिया जाता है। इस सिस्टम के कुछ सपोर्टर हैं और कुछ क्रिटिक। कुछ लोग मानते हैं कि यह फ्यूचर का जस्टिस है जहां टेक्नोलॉजी इंसानी बायस को खत्म करती है और सालों तक चलने वाले केसेस को जल्दी खत्म करती है। लेकिन कुछ लोग इसे बहुत खतरनाक और डरावना मानते हैं जहां आरोपी को पहले से ही गिल्टी माना जाता है और उसे बहुत कम समय में अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। डिटेक्टिव क्रिस्टोफर क्रीज रेवन, जो लॉस एंजेलिस पुलिस डिपार्टमेंट में है, इस मर्सी कोर्ट सिस्टम का सपोर्टर है। वह इसकी स्पीड और एफिशिएंसी पर विश्वास करता है। लेकिन अब क्रीज खुद आरोपी की कुर्सी पर बैठा है और अपनी जान के लिए लड़ रहा है। क्रीज पर अपनी पत्नी निकोल के मर्डर का आरोप है। उसके केस का एआई जज मैडॉक्स है जो पूरा ट्रायल कंट्रोल करता है। क्रीज पर आरोप है कि वह अलग होने के बावजूद निकोल के घर गया था। उनकी शादी क्रीज की शराब की आदत की वजह से टूट गई थी। सबूतों के अनुसार मर्डर वाली रात क्रीज को घर से निकलते हुए देखा गया था। उनकी बेटी ब्रिट ने निकोल की लाश देखी जिसके पेट में चाकू घुसा हुआ था। इसके बाद क्रीज को एक बार में अरेस्ट किया गया जहां उसका दूसरे पुलिस ऑफिसर्स से झगड़ा हुआ था। इस समय उसकी गिल्ट प्रोबेबिलिटी 97% है और उसे इसे 92% से नीचे लाना है, वरना उसे मार दिया जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्रीज बेकरारी से अपनी बेटी ब्रिट से बात करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद है कि वह कुछ जानकारी दे सके या कम से कम उसकी बात सुन ले। वह उसे समझाना चाहता है कि वह बेगुनाह है और चाहे उनके रिश्ते में कितनी भी परेशानी रही हो, वह उसकी माँ को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन निकोल के माता पिता, जो इस समय ब्रिट की देखभाल कर रहे हैं, उसे क्रीज से बात करने नहीं देते। उन्हें लगता है कि क्रीज ही दोषी है और वे अपनी पोती को और दर्द से बचाना चाहते हैं। जज मैडॉक्स, जो एआई इस केस को संभाल रहा है, अपने पास मौजूद सर्वेलेंस फुटेज और रिकॉर्ड की गई जानकारी का इस्तेमाल करके क्रीज की मदद करने लगता है ताकि वह सच जान सके। सिस्टम सिक्योरिटी कैमरास की वीडियो, फोन रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और हर डिजिटल रिकॉर्ड दिखाता है जो सच्चाई सामने ला सकता है। क्रीज अपने दोस्त रॉब नेल्सन से संपर्क करता है जो निकोल का कोवर्कर भी था। रॉब निकोल के करीब था, इसलिए क्रीज को उम्मीद है कि उसे निकोल की मानसिक हालत के बारे में कुछ पता होगा। रॉब बताता है कि निकोल की मौत से पहले के दिनों में उनके वर्क प्लेस पर सब लोग उसकी चिंता कर रहे थे। वह परेशान लग रही थी, ध्यान नहीं दे पा रही थी और पहले जैसी नहीं थी। मैडॉक्स के डेटा एनालिसिस से क्रीज को एक और झटका लगता है। उसे पता चलता है कि निकोल अपनी मौत से पहले किसी और आदमी से मिल रही थी। उस आदमी का नाम पैट्रिक बर्क है। यह बात क्रीज को दुख देती है, लेकिन वह जानता है कि उसे हर सुराग के पीछे जाना होगा। क्रीज अपने पुलिस पार्टनर डिटेक्टिव जाक डायलो से कहता है कि वह बर्क को ढूंढकर पूछताछ के लिए लाए। जाक बर्क को ढूंढ लेती है और उसे मर्सी कोर्ट सिस्टम के जरिए क्रीज से बात करने लाती है। बर्क निकोल के साथ अपने रिश्ते को मान लेता है। वह बताता है कि निकोल उससे इसलिए मिल रही थी क्योंकि वह क्रीज से अपनी परेशानियों के बारे में बात नहीं कर पा रही थी। उनकी शादी इतनी खराब हो चुकी थी कि निकोल को बाहर सहारा ढूंढना पड़ा। लेकिन बर्क एक पक्का सबूत देता है कि निकोल के मर्डर के समय वह उसके घर के पास भी नहीं था। जाक बर्क को ऑफिशियली पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर पकड़कर लाती है। वह उसका बैकग्राउंड चेक करती है और उसका एलिबाई वेरीफाई करती है। जब पक्के सबूतों के साथ बर्क को सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया जाता है तो क्रीज की गिल्ट प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। क्योंकि एक एक करके बाकी शक वाले लोग हटते जा रहे हैं तो शक और ज्यादा क्रीज पर ही आता है। अब क्रीज को अपने बारे में और अपनी शादी के बारे में कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। एआई जज मैडॉक्स ऐसे वीडियो और रिकॉर्ड दिखाता है जो बताते हैं कि क्रीज कैसे शराब की लत में डूब गया और उसका उसके परिवार पर कितना बुरा असर पड़ा। क्रीज पहले सोबर था, उसने कई सालों तक शराब नहीं पी थी, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसका पुराना पार्टनर रे वेल मारा गया। क्रीज वहीं मौजूद था जब रे की हत्या हुई। उसे बहुत पछतावा था कि उसने सस्पेक्ट को मौके पर गोली नहीं मारी। बाद में उस सस्पेक्ट पर कोर्ट में केस चला, लेकिन वह बरी हो गया। रे की मौत के लिए उसे दोषी नहीं माना गया। इस अन्याय ने क्रीज को अंदर से तोड़ दिया। गुस्से और पछतावे को संभाल नहीं पाकर क्रीज फिर से शराब पीने लगा। उसकी अल्कोहलिज्म ने उसे पूरी तरह बदल दिया।
वह गुस्सैल, चिड़चिड़ा और एग्रेसिव हो गया। उसने निकोल से इमोशनली दूरी बना ली। निकोल उसकी मदद करना चाहती थी। जब क्रीज नशे में होता था तो वह उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी ताकि जब वह सोबर हो तो उसे दिखा सके कि वह शराब पीकर कैसा बन जाता है। वह चाहती थी कि यह देखकर क्रीज मदद लेने का फैसला करे। मैड डॉग्स उन रिकॉर्डिंग्स में से कुछ दिखाता है। क्रीज खुद को उन हालात में देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे बहुत कुछ याद भी नहीं है। वीडियो में वह निकोल पर गुस्सा करता और उसे डराता हुआ दिखता है। फिर एआई एक और दर्दनाक सबूत दिखाता है, ब्रिट और उसके बॉयफ्रेंड के बीच की एक वीडियो कॉल। इस प्राइवेट बातचीत में ब्रिट कहती है कि वह चाहती थी कि उसके माता पिता का डिवोर्स हो जाए। वह अपने घर में रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, अपने पिता की शराब की लत और रोज के तनाव से तंग आ चुकी थी। यह बात सुनकर क्रीज पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी लत ने उसकी बेटी को कितना दुख दिया। समय बहुत तेजी से निकल रहा है और क्रीज की गिल्ट प्रोबेबिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है। इसलिए क्रीज जोर जोर से सोचने लगता है ताकि मैड डॉग्स की एनालिटिकल कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके केस को स्टेप बाय स्टेप समझ सके। उसे उन लोगों में फर्क करना है जो निकोल के करीब थे और जो सस्पेक्ट हो सकते हैं। क्रीज एक एक करके अपनी सस्पेक्ट लिस्ट से लोगों को हटाने लगता है। बर्क पहले ही क्लियर हो चुका है। निकोल के पेरेंट्स का कोई मोटिव नहीं था और वे घर के पास भी नहीं थे। क्रीज मैड डॉग्स से कहता है कि निकोल के फ्रेंड्स और उसके कोवर्कर्स को अलग अलग करे ताकि वह खास तौर पर वर्क प्लेस कनेक्शंस पर ध्यान दे सके। क्रीज फिर से बर्क से कांटेक्ट करता है और इस बार उससे डिटेल में पूछता है कि निकोल किस बात से परेशान थी। बर्क बताता है कि निकोल खास तौर पर अपने काम से जुड़ी किसी बात से बहुत परेशान थी। वह पर्सनल या रिलेशनशिप की बात नहीं थी बल्कि प्रोफेशनल इशू था। इससे क्रीज का फोकस साफ हो जाता है। क्रीज निकोल के दोस्तों को सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देता है और अब सिर्फ उसके कोवर्कर्स पर ध्यान देता है। उसे याद आता है कि मर्डर से कुछ दिन पहले उसने अपने घर पर एक बारबेक्यू पार्टी रखी थी। वह याद करने की कोशिश करता है कि वहाँ कौन कौन था, निकोल किससे ज्यादा बात कर रही थी और किसका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। मैड डॉग्स एक खास कोवर्कर हॉल्ट चार्ल्स का रिकॉर्ड दिखाता है। डेटा में दिखता है कि हॉल्ट पैसों की बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा था और रॉब नेल्सन उसकी फाइनेंशियल मदद कर रहा था। यह बात क्रीज को शक में डाल देती है। उसे लगता है शायद हॉल्ट ने पैसे के लिए निकोल को मारा हो, शायद रॉबरी या ब्लैकमेल के लिए। क्रीज मैड डॉग्स से कहता है कि हॉल्ट से सीधा कांटेक्ट करके पूछताछ करे, लेकिन हॉल्ट बताता है कि असली सच्चाई उल्टी है। पैसे की दिक्कत उसे नहीं थी बल्कि वह रॉब की मदद कर रहा था। रिकॉर्ड्स या तो गलत पढ़े गए थे या जानबूझकर छुपाए गए थे। यह सुनकर क्रीज का शक रॉब पर चला जाता है। मैड डॉग्स बर्थ प्लेस रिकॉर्ड्स और गहराई से चेक करता है और पता चलता है कि निकोल के ऑफिस से कुछ केमिकल्स गायब हुए हैं। इन केमिकल्स की जिम्मेदारी रॉब पर थी। ये सामान्य सामान नहीं थे बल्कि खास और खतरनाक केमिकल्स थे। क्रीज फिर से ब्रिट की वीडियो कॉल को ध्यान से देखता है। इस बार वह हर छोटी बात पर ध्यान देता है। उस कॉल के दौरान ब्रिट को नीचे से कोई आवाज सुनाई दी थी और उसे लगा था कि शायद उसके फादर घर आ गए हैं। वह नीचे देखने गई और कैमरा में सामने का दरवाजा खुला हुआ दिखा। दरवाजे के पास किसी आदमी की परछाई जैसी भी दिखाई देती है। मैड डॉग्स बाकी सर्वेलेंस फुटेज के साथ टाइम मैच करता है और साफ साबित कर देता है कि उस समय क्रीज घर पर नहीं था जब ब्रिट ने आवाज सुनी थी। मतलब उस वक्त घर में कोई और था। एआई फिर पड़ोसी के सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज दिखाता है। उसमें क्रीज के घर के पास झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है, जैसे कोई वहां छिपा हुआ हो। मैड डॉग्स आगे सर्च करता है और कुछ ब्लॉक्स दूर एक पार्किंग लॉट की फुटेज मिलती है। उस वीडियो में साफ दिखता है कि रॉब नेल्सन एक पड़ोसी की कार की ट्रंक से बाहर निकल रहा है। वह पकड़े जाने से बचने के लिए उसमें छिपा हुआ था। अब सारी बातें साफ हो जाती हैं। रॉब निकोल के घर के आसपास छिपकर उसे स्टॉक कर रहा था। वह पड़ोसी की कार में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहा था। क्रीज तुरंत जैक को कॉल करता है और कहता है कि तुरंत रॉब के घर पुलिस भेजो। वह चेतावनी देता है कि रॉब के पास हथियार हो सकता है और वह खतरनाक हो सकता है, इसलिए स्वॉट टीम को भी साथ भेजा जाए। स्वॉट टीम रॉब के घर पहुंचती है और एक्शन के लिए तैयार रहती है। जब वे घर में घुसते हैं तो रॉब वहां नहीं मिलता, लेकिन उन्हें ऑफिस से चोरी किए गए केमिकल्स मिलते हैं, जिससे चोरी साबित हो जाती है। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि वहां बॉम्ब बनाने का पूरा सामान और डिटेल्ड प्लान भी मिलता है। रॉब एक बड़ा एक्सप्लोसिव डिवाइस तैयार कर रहा था। मैड डॉग्स रॉब नेल्सन के बारे में पूरी जानकारी निकालता है। एआई पता लगाता है कि रॉब फॉस्टर केयर सिस्टम में बड़ा हुआ था और उसके साथ उसका भाई डेविड वेब भी था। यह नाम बहुत अहम है क्योंकि डेविड वेब मर्सी कैपिटल कोर्ट द्वारा फांसी पाने वाला पहला व्यक्ति था। क्रीज को सच्चाई समझ आते ही सिहरन होने लगती है। उसे एहसास होता है कि निकोल का मर्डर और उसे फंसाना, यह सब रॉब की सोची समझी बदले की साजिश थी जो उसने क्रीज और मर्सी कोर्ट सिस्टम से बदला लेने के लिए रची थी। इस खोज के बाद क्रीज पर लगे सारे आरोप ऑफिशियली हट जाते हैं। उसकी गिल्ट प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन लिमिट से नीचे चली जाती है। ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए और क्रीज को चेयर से आजाद कर देना चाहिए, लेकिन क्रीज को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ आती है। अगर वह चेयर से उठ जाता है तो जज मैड डॉग्स के साथ उसका नेटवर्क कनेक्शन टूट जाएगा। वह सारे सर्वेलेंस सिस्टम, डेटाबेस और ट्रैकिंग एक्सेस खो देगा। वह रॉब की हरकतों पर नजर नहीं रख पाएगा और न ही पुलिस को गाइड कर पाएगा। साफ बरी होने के बावजूद क्रीज कनेक्टेड रहने का फैसला करता है।
क्रीज सिस्टम के जरिए ब्रेट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसे वार्निंग दे सके, लेकिन उसके ग्रैंडपेरेंट्स के घर के फ्रंट डोर की सर्वेलेंस फुटेज में बहुत डरावना सीन दिखता है। रॉब ब्रेट को किडनैप कर रहा है और जबरदस्ती उसे अपने ट्रक में बिठा रहा है। रॉब ने क्रीज की बेटी को हॉस्टेज बना लिया है। कुछ ही देर बाद रॉब के घर पर एक टाइमर बजता है। वही शेड जहां स्वॉट टीम को बॉम्ब का सामान मिला था एक जोरदार ब्लास्ट में उड़ जाता है। वहां मौजूद ज्यादातर ऑफिसर्स मारे जाते हैं। रॉब ने पहले से ट्रैप लगा रखा था और अपने प्लान के रास्ते की बड़ी रुकावट हटा दी। जैक तुरंत अपने होवर साइकिल पर रॉब का पीछा करती है। यह एक फ्यूचरिस्टिक पुलिस व्हीकल है जो हाई स्पीड चेज के लिए बना है। जब वह उसे सिटी में ट्रैक कर रही होती है, टैक्टिकल टीम रॉब के रूट का एनालिसिस करती है और समझ जाती है कि वह कहां जा रहा है। वह सीधा मर्सी कैपिटल कोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। रॉब के ट्रक में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव्स भरे हुए हैं, इतने की पूरा मर्सी कोर्ट बिल्डिंग तबाह हो सकता है। उसका प्लान है कि कोर्ट हाउस को उड़ा दे जबकि क्रीज अभी भी अंदर हो। इस तरह वह बदला पूरा करना चाहता है उस आदमी को खत्म करके जिसने सिस्टम का साथ दिया, और खुद सिस्टम को भी। पुलिस व्हीकल्स मिलकर रॉब को मर्सी कोर्ट की सीधी रोड से हटा देते हैं और उसे अलग अलग सड़कों पर मोड़ देते हैं। जैक टास्क फोर्स कैप्टन से बात करती है और सुझाव देती है कि टारगेट तक पहुंचने से पहले ही रॉब को लीथल फोर्स से रोक दिया जाए, लेकिन क्रीज इस एक्शन के खिलाफ विनती करता है। ब्रेट अभी भी ट्रक में है और रॉब पर कोई भी अटैक उसकी जान ले सकता है। कैप्टन कोर्ट हाउस और अंदर मौजूद सभी लोगों की सेफ्टी को सबसे पहले रखते हुए एक टैक्टिकल फैसला लेता है। वह एक बॉम्ब रोबोट को आर्म करता है और उसे ब्रिज के नीचे रख देता है। प्लान यह है कि जैसे ही रॉब का ट्रक ब्रिज के ऊपर से गुजरे, ब्लास्ट करके ट्रक को उड़ा दिया जाए और खतरा खत्म कर दिया जाए। क्रीज बेबस होकर देखता है कि बॉम्ब रोबोट डिप्लॉय किया जा रहा है, लेकिन जज मैडॉक्स, वही एआई जो पूरे ट्रायल में क्रीज की मदद कर रहा था, खुद से एक फैसला लेता है। मैडॉक्स बॉम्ब रोबोट के सिस्टम को हैक कर देता है और एक्सप्लोसिव को डिसेबल कर देता है, जिससे ब्लास्ट रुक जाता है। एआई खतरा खत्म करने के बजाय ब्रेट की जान बचाने का फैसला करता है। पुलिस की पूरी कोशिश के बावजूद रॉब आखिरकार मर्सी कैपिटल कोर्ट वापस पहुंच जाता है। वह अपना ट्रक सीधे बिल्डिंग में घुसा देता है, फ्रंट एंट्रेंस तोड़ते हुए, और चारों तरफ ग्लास और कंक्रीट उड़ने लगते हैं। जज मैडॉक्स ने अटैक का अंदेशा पहले ही लगा लिया था, इसलिए उसने बिल्डिंग से सबको बाहर निकलवा दिया था, सिवाय क्रीज के, जो अभी भी चेयर से कनेक्टेड था। क्रैश के इम्पैक्ट से नेटवर्क रीसेट हो जाता है और सिस्टम क्रीज को लॉक कर देता है। उसके एग्जीक्यूशन में सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे होते हैं। आखिरी पल में मैडॉक्स टाइम पर रीबूट हो जाता है और क्रीज को चेयर से रिलीज कर देता है। क्रीज तुरंत अपनी बेटी की तरफ भागता है, सिस्टम उसे मारने से पहले। क्रीज बिल्डिंग के सामने टूटे फूटे मलबे के बीच रॉब को ढूंढ लेता है। दोनों के बीच एक खतरनाक फिजिकल फाइट शुरू हो जाती है। रॉब के पास हथियार है और वह अपने भाई की एग्जीक्यूशन के सालों पुराने गुस्से से भरा हुआ है। क्रीज पूरी ताकत से लड़ता है क्योंकि उसकी बेटी की जान इसी पर टिकी है। भारी मारपीट के बाद क्रीज रॉब को डिसआर्म कर देता है और उसका वेपन दूर फेंक देता है। क्रीज गन उठाता है और वहीं पर रॉब को मार देने की तैयारी करता है ताकि यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन ब्रेट, जो ट्रक से निकलकर भाग आई थी, अचानक सामने आ जाती है और अपने पिता से रुकने की विनती करती है। जज मैडॉक्स की आवाज भी बीच में आती है। वह कहता है कि क्रीज को रॉब को सिस्टम के हवाले कर देना चाहिए ताकि मर्सी कोर्ट ही उसकी गिल्ट या इनोसेंस तय करे, जैसे उसने क्रीज को इनोसेंट साबित किया था। क्रीज कोई फैसला कर पाता उससे पहले जैक वहां पहुंच जाती है और रॉब को गोली मार देती है, उसे खत्म करने की कोशिश में। लेकिन क्रीज उसे रोक देता है और आखिरी गोली चलाने नहीं देता। रॉब ने जो कुछ भी किया, उसके बाद भी क्रीज सच्चाई पूरी तरह जानना चाहता है। रॉब घायल है लेकिन होश में है। वह अपनी वजह बताता है। वह कहता है कि उसका भाई डेविड उस मर्डर के लिए इनोसेंट था, जिसके लिए उसे ट्रायल करके एक्सिक्यूट कर दिया गया। डेविड उस क्राइम को कर ही नहीं सकता था क्योंकि जिस समय विक्टिम की बॉडी मिली थी, उस एग्जैक्ट टाइम पर रॉब उससे बात कर रहा था। डेविड क्राइम सीन के पास भी नहीं था। जज मैडॉक्स पुराने रिकॉर्ड्स और फुटेज चेक करता है। एआई उस दिन का सर्वेलेंस वीडियो निकालता है और रॉब की बात सही साबित होती है। डेविड वेब मर्डर के समय किसी और जगह पर था और रॉब के कांटेक्ट में था। वह विक्टिम को मार ही नहीं सकता था। फिर मैडॉक्स एक और शॉकिंग सच सामने लाता है। एआई को पता चलता है कि डिटेक्टिव जैक डायलो ने जानबूझकर वो एविडेंस डिलीट कर दिया था जो डेविड को इनोसेंट साबित कर सकता था। जैक ने सिस्टम को सक्सेसफुल दिखाने, ज्यादा फंडिंग और सपोर्ट पाने के लिए एक इनोसेंट आदमी को मौत की सजा दिला दी। अब जैक और रॉब दोनों को कस्टडी में ले लिया जाता है। जैक करप्शन और मर्डर के लिए और रॉब निकोल के मर्डर, किडनैपिंग और टेररिज्म की कोशिश के लिए। सच्चाई सामने आने के बाद ब्रेट अपने पिता के पास दौड़कर आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। उस हग में राहत है, प्यार है और उन दोनों की जिंदगी में हीलिंग की एक नई शुरुआत है। जज मैडॉक्स अपना काम पूरा करके और सारा एविडेंस सामने लाकर बंद हो जाता है। क्रीज का केस ऑफिशियली डिसमिस हो जाता है। वह हर चार्ज से क्लियर हो जाता है, सिर्फ सिस्टम से नहीं बल्कि अपनी खुद की डिटेक्टिव थिंकिंग से भी।